सुमित कुमार। आवाज आ रही मेरी? हेलो। अभी आ रही है आवाज मेरी? चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा ना आज का लास्ट, इस सप्ताह का लास्ट वर्ड है और इसको आपको याद करना है। मैं हमेशा की तरह फिर से आपको वर्ड पावर को इम्प्रूव करने के लिए मैं जो लेके आता हूँ यहाँ पे, उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, चलिए ठीक है। टेररिस्ट पहला वर्ड हमारा है यहाँ पे, टेररिस्ट। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। आप समझते ही होंगे टेररिस्ट जो अभी इसी के खिलाफ से ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था। आपको ना पता होगा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था। मेरी आवाज़ आ रही है? दो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कोई बोल नहीं रहे हैं। सुमित और रागिनी शर्मा फिर से जुड़े हुए हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार यस बोल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। चलिए। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, सोल्जर आप जानते होंगे इस वर्ड के बारे में। लॉयल का मतलब होता है वफादार। रागिनी शर्मा यस। चलिए ठीक है। लॉयल का मतलब वफादार होता है, ओबीडिएंट का मतलब आज्ञाकारी, पेनफुल का मतलब होता है दुखद। ये मैं सिर्फ एक बार पढ़ देता हूँ, 2 मिनट लगते हैं इसके, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ये। इसको पढ़ते हैं। माइजरेबल, माइजरेबल का मतलब होता है दुखद। पीटीएबल, पीटीएबल का मतलब होता है दयनीय, जैसे उसकी हालत दयनीय है तो हिज कंडीशन इज पीटीएबल, तो ऐसा यूज करते हैं। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। नेचर का मतलब प्रकृति या फिर उसका स्वभाव। हम कहते हैं ना किसी का कि नेचर, उसका नेचर ही बहुत खराब है, उसका नेचर बहुत अच्छे है, यानी वह बहुत अच्छे नेचर का है। और इसको कहते हैं न्यूट्रियस। न्यूट्रियस का मतलब होता है पौष्टिक, यानी भोजन न्यूट्रियस होता है यानी पौष्टिक होता है। चलिए, ये हमारा वर्ड मीनिंग है और इसको आप जरूर याद करके आएंगे, फिर से आप याद कर लेना इसको। और हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। और हमारा आज का फिर से टॉपिक है वर्ड पावर के बाद एमएसटी रूल। आपको याद होगा कि हम ये लोग इसमें ट्रांसलेशन को भी करते हैं फॉलो, और ट्रांसलेशन में 2000 वर्ड के बाद आ गया हमारा ये एमएसटी रूल। और एमएसटी रूल आज हम लोग पढ़ेंगे 6। ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ गए अब फिर से 6। यानी कि आज क्या है, आज का टॉपिक हमारा क्या है कि ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके अंत में ना ही है, ने ही है, अथवा ना ही पढ़ता है, ना ही पढ़ता था, इस तरह का जो सेंटेंस अगर रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, है ना। मैं इसको अपने तरह से आपको सिखाता हूँ। जैसे अगर कोई सेंटेंस रहे जिसमें रहे जैसे उसमें रहे ना ही है। ना है वाला हम पढ़ा चुके हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना ही है वाला। तो ना ही है अगर सेंटेंस में रहेगा तो उसको हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस गॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अगर इसी में पास्ट रहेगा, अगर ये रहेगा ना ही था, ना ही था, तो हम कर देंगे इसका स्ट्रक्चर कर देंगे। ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। आपको ये फाइल मिला हुआ है, बस केवल आप जो लोग फाइल नहीं देख पाए हैं, आप वहाँ पे जाके आप इस फाइल को देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में, स्टोर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में आपको वो फाइल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ना ही था इसके लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस, और हैव की जगह क्या यूज कर देंगे, हैड प्लस गॉट प्लस टू प्लस V1 object and extension. Extension is a type of object which is used to extend the meaning of the sentence. यानी वाक्य के अर्थ को एक्सटेंड करने के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि कल आपको पटना जाना ही था, कल आपको पटना जाना ही था। आप गौर करेंगे कि ये एक हिंदी वाक्य है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। देखिए ना ही था, आप गौर करेंगे यहाँ भी लिखा हुआ है ना ही था। यानी कि अगर हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा लिखा हुआ ना ही था, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए सब्जेक्ट हमारा आपको, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू, और यू के बाद क्या यूज करेंगे, हैड गॉट टू गो टू पटना, गो टू पटना, और उसके बाद क्या है, यस्टरडे।
है ना। तो इस तरह से हम बनाएंगे, अगर है रहेगा तो हैज हैव लगाएंगे, पास्ट रहेगा तो उसका हैड लगाएंगे। बस यही रूल था, आपको मैंने इसमें दिखाया भी था, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ दिए हुए वाक्य हैं, और इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस हैज हैव गॉट प्लस टू प्लस भी वन, यही चीज़ मैंने अभी बताया भी था। इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव हम नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस इम्फेटिक होता है, जब सेंटेंस का अर्थ जोरदार होता है, तो हम इम्फेटिक नहीं बनाते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि रामू को एक कार खरीदनी ही है, तो आप जोड़ दे रहे हैं ना वाक्य पर, ना वाक्य के अर्थ जोरदार हैं, जोड़ दिया जा रहा है, इसलिए हम इसके पैसिव इसके पैसिव में कहता हूँ, इसका हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, मिस्टर रामू को एक कार खरीदनी ही है, तो जैसा मैंने अभी उधर बताया था, आपको याद होगा थोड़ा सा, आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया भी है कि कैसे इसको हम बनाते हैं। तो आप गौर करेंगे, यहाँ पे मिस्टर रामू सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हैज या हैव में से मिस्टर रामू सिंगुलर है तो हैज लगा दिया, गॉट लगा दिया, टू प्लस भी वन और ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, हम लोगों को समय पर अपने कोचिंग जाना ही पड़ता है, यानी पढ़ता है रहे, ही पढ़ता है, ही पढ़ता था, तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे वी सब्जेक्ट दे दिया हम लोगों को, हैव गॉट टू गो टू आवर कोचिंग ऑन टाइम, ये आप वहाँ पर देख लेंगे, आपको पहले भी भेजा हुआ जा चुका है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे सीता को अपने जीवन यापन के लिए पुस्तकें बेचनी ही है, इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीता, और सीता के क्या है, ही लगा हुआ है, बेचनी ही है, तो सीता के साथ क्या लगाएंगे, हैज, उसके बाद क्या लगाएंगे, गॉट, और उसके बाद क्या लगाएंगे, टू, याद होगा ना आपको स्ट्रक्चर, प्लस भी वन, भी वन यानी कि बेचना का क्या हो जाएगा, सेल, है ना। अब पुस्तकें हैं तो क्या हो जाएगा, सेल, सीता हैज गॉट टू सेल बुक्स, पुस्तकें, है ना। अपने जीवन यापन के लिए, देखिए इसका बच गया है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जीवन यापन के लिए, तो के लिए क्या करेंगे, फॉर, और उसके बाद अपना अपनी के लिए, तो सीता के लिए क्या लगाएंगे, हर, और जीवन यापन का अंग्रेजी होता है लाइवलीहुड, लाइवलीहुड। देखिए ये बन गया ट्रांसलेशन आपका। मिस्टर रामू को मेरी सेवा करनी ही है, तो क्या बनाएंगे, आपको मैं एक आध बना के और दिखा देता हूँ, फिर आप बनाना। मिस्टर रामू को मेरी सेवा करनी ही है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैज, हैज, और उसके बाद क्या लगाएंगे, गॉट, यहाँ भी हम लगा देंगे गॉट, और टू, गॉट टू, और फिर भी वन लगाएंगे, तो सेवा करना का क्या होता है, सर्व, और उसके बाद क्या है, रामू को मेरी सेवा, तो सर्व टू मी, यानी मिस्टर रामू हैज गॉट टू सर्व, टू सर्व, आप यहाँ टू ना लगाएं, टू लगाने सर्व के में ऑलरेडी टू है, तो इसमें हम केवल मी लगाएंगे। ठीक है ना, जिस तरह से हम लव के बाद टू नहीं लगाते हैं, आई लव टू यू नहीं होता है, आई लव यू होता है। मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें टू के सेंस इंक्लूड होते हैं, दैट्स वाई द रीजन इज बिहाइंड दैट वी शुड नॉट यूज टू आफ्टर दीज वर्ब्स, उन वर्ब्स के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मेरे दोस्त को बासी रोटी खाना ही पड़ता है, चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बना रहा हूँ, इसका हो जाएगा, माई फ्रेंड हैज गॉट, माई फ्रेंड हैज गॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, खाना ही पड़ता है, तो टू ईट, और बासी रोटी के लिए क्या होता है भाई, स्टेल ब्रेड। तो इस तरह से बनाएंगे। अगला पेज में भी आपको दिया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आपको दिया हुआ है, विवेक को मेरे बारे में सोचना ही था, भारतीय अनीता को यहाँ उपस्थित होना ही था, ये सब आप अपने घर पे बनाना। ठीक है ना, चलिए अब मैं फिर अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, जिसका नाम है, अभी जो आज जो हमारा टॉपिक था, रूल्स ऑफ प्रोनाउन, और प्रोनाउन चैप्टर पे चलेंगे हम, और प्रोनाउन चैप्टर पे जाने के बाद फिर आज उसका रूल्स पढ़ेंगे। क्योंकि आप इसका पिछला वीडियो अगर देखेंगे तो पिछला वीडियो में मैंने सारे प्रोनाउन के बारे में आपको समझा दिया था। अब हम लोग प्रोनाउन के रूल पर आगे उस पर फोकस करेंगे आज से। ठीक है ना, चलो चलिए, रूल नंबर 1 मैं यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से बना दिया हूँ, और इसके बाद इसका हम लोग यूज़ करेंगे रूल नंबर 1 से।
अब देखो यहाँ से इसकी अच्छी विजिबिलिटी भी आ रही होगी, सब लोग जो भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन अगर हैं तो आप जरूर देखिए। रूल नंबर 1 में क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज ऑलवेज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। मैं इसको हिंदी में भी लिखते चलूंगा और आपको पहले समझा दिया करूंगा, उसके बाद मैं इधर जाऊंगा। मतलब यह है कि पहला रूल जो है उसमें यह स्पष्ट है कि सब्जेक्ट ऑलवेज बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस ओनली। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में, किसी वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में प्रयुक्त किया जाता है। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, आप एकदम टेंशन नहीं लो। और इसको मैं किस कलर से लिखूं, तो मैं लिखता हूँ इस कलर से। चलिए अभी हम लिखते हैं, हाँ, किसी वाक्य का सब्जेक्ट है ना, जो लोग लिखने वाले हैं जो अपना साथ साथ लिखते चलिए। किसी वाक्य का, किसी वाक्य का सब्जेक्ट, किसी वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त किया जाता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस दैट मीन्स कि सब्जेक्ट ऑलवेज बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है ना। ये हमारा हो गया रूल। किसी वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आपको नॉमिनेटिव केस चैप्टर मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए। आई क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। और उसके बाद फिर क्या है, नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन में वी है। फिर उसके बाद यू नॉमिनेटिव केस में है, प्लूरल में फिर से यू है। ये ही है, थर्ड पर्सन में सी है, इट है, और ये प्लूरल में दे है। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकेंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। ये सभी किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। यानी सब्जेक्ट ऑलवेज बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। आपको यहाँ पे सेंटेंस भी बताया गया है। आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आई वेंट टू पटना यस्टरडे। ये वाक्य क्या है, सही है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखें, यहाँ लिखते अगर हम मी वेंट टू पटना, मी वेंट टू पटना यस्टरडे, तो सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। मी वेंट टू पटना यस्टरडे, और ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि मी कौन सा केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। आप अगर इसको ऐसा लिखते, माई वेंट टू पटना, है ना, तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाता। अगर आप लिखेंगे माइन वेंट टू पटना, माइन वेंट टू पटना, तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आई का प्रयोग यहाँ सब्जेक्ट के रूप में होगा। क्यों, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस में है, यानी कर्ता कारक में है। सब्जेक्ट यानी कर्ता हमेशा कर्ता कारक में होता है, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म हमेशा कर्म कारक में होता है। ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। चलिए तो इस चीज को अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक फिर से एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है दे कम हियर बाय ट्रेन। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम, ये तो वाक्य सही हो गया, दे कम हियर, वे लोग यहाँ आते हैं बाय ट्रेन यानी ट्रेन से, तो ये वाक्य तो सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसे ऐसे करेंगे, दे के जगह पे अगर हम देम लिख दें तो गलत माना जाएगा। ये देम कम हियर बाय ट्रेन, तो आप गौर करेंगे ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कौन सा केस यूज किए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव केस, जबकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर अगर हम दे देते हैं देयर कम हेयर बाय ट्रेन, तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देयर का प्रयोग देखिए गौर करके कि देयर का प्रयोग पॉजेसिव केस में होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। यानी देम का भी प्रयोग होगा तो गलत होगा, और देयर का प्रयोग भी होगा तो गलत होगा। यहाँ देयर्स का प्रयोग करेंगे तो भी गलत होगा। यानी कि
नॉमिनेटिव केस में ही हमेशा प्रयोग होगा। चलिए ये भी गलत होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम और अगले पेज पे चलते हैं, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। और रूल नंबर 2 में हमारा क्या है कि जब दो नाउन या जो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएंगे, कंबाइन किए जाएं किसी एंड से और से, तो भी वह नॉमिनेटिव केस में ही होंगे। या फिर एक नाउन एक प्रोनाउन को अगर हम जोड़ लेते हैं, मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक से ज़्यादा अगर हम नाउन प्रोनाउन कोई भी यूज करेंगे तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रो मतलब ऑब्जेक्टिव केस नहीं करेंगे बल्कि नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए आपके सामने में एग्जांपल है, मैं इसका थोड़ा सा लिख देता हूँ हिंदी में कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन को किसी कंजंक्शन एंड और इत्यादि से जोड़ा जाता है, किसी वाक्य सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, तो वो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होता है। लिखता हूँ मैं, दो जब दो या दो से ज़्यादा या दो से अधिक भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंस को है ना किसी कंजंक्शन कंजंक्शन में यहाँ कौन कौन सा कंजंक्शन यूज कर लेते हैं, किसी कंजंक्शन जैसे कि एंड हो गया या और हो गया या बट हो गया, कोई भी है ना, किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो तो सब्जेक्ट के रूप में सभी प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस बोले तो कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस में ही प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि आप इंग्लिश में भी समझ जाते होंगे, लेकिन आप में से ही किसी ने कहा था कि सर हिंदी में भी लिखना है, तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ तो देखिए ध्यान से, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अब गौर करेंगे कि यहाँ पे अगर हम लिख दें यू और लिख दें यहाँ हिम एंड मी आर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आप गौर करेंगे ये कौन सा केस में हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में। ये कौन सा केस में हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में। मेरा इस रूल में बताना ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा भी अगर प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से जुड़े हों, तो वो सब्जेक्ट के रूप में सारे प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में होते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव अथवा पॉजेसिव केस में। ये प्रोनाउन का रूल हो गया। ठीक है, आप यहाँ देखिए, ये सेंटेंस तो जो पीले रंग से लिखा हुआ है वो तो सही है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम अगर सेंटेंस ऐसा रहे, ही एंड मी वेंट टू रांची yesterday, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ही तो नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, जो कि गलत है। यानी ऑब्जेक्टिव केस में ना होके किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। यानी कि इफ टू pronouns are combined with any suitable conjunction like and or but like this, all the pronouns which are used in subject, जो subject में यूज हुए हैं, are used in nominative case, nominative case में प्रयोग किए जाएंगे, जबकि न कि ऑब्जेक्टिव अथवा पॉजेसिव केस में। ठीक है भाई, सभी लोग समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलिए मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ और पेज बदल के आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 में क्या कहता है कि अब अगर नाउन या प्रोनाउन, अब देखिए उसमें प्रोनाउन था। जो लोग ऑनलाइन है, रागिनी शर्मा, समझ में आ रहा है आपको? एक बार बता दीजिए कि समझ में आ रहा है, तो मैं आपको आगे बढ़ के लेके चलूँ। हो सकता है समझ में अगर नहीं आ रहा हो, लगता है आप फर्स्ट डे ज्वाइन किए हैं, तो समझ में आ रहा है आपको या नहीं समझ में आ रहा है, बताइए।
समझ में अगर आ रहा है तो एक बार आप फिर से यस लिख दीजिए, तो मुझे पता चल जाए कि आप ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन सिर्फ एक ही व्यक्ति आज है, लगता है सैटरडे का असर है क्या? लगता है सैटरडे का असर है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा कम ही पढ़ाऊंगा लेकिन मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ। इफ नाउन एंड प्रोनाउन, हाँ हम बता रहे थे। यस सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। रागिनी शर्मा थैंक यू। इस तरह से कमेंट अगर करते रहते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि कोई समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं तो यहाँ अकेला हूँ, कैमरा एक साथ में है। और अगर वर्चुअली अगर कोई साथ में है तो वो आप साथ में है, तो प्लीज़ आप रिप्लाई देते चलिए ताकि आपको भी समझ में आते रहे और मैं आपको समझाते रहूँ, ठीक है। चलिए हमारा ना, आप लगता है न्यू ज्वाइनिंग है आप, या फिर आप इससे पहले आपको मैंने कभी ऑनलाइन देखा नहीं था। आप ऑनलाइन करिए, डेली करिए। एक लगभग 1 डेढ़ महीने का क्लास हो चुका है। अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप वीडियोस जाके देख लीजिए, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ सारे पड़े हुए हैं। आप उसका यूज़ करके थोड़ा बहुत खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये आपको कहूँगा कि जब हम यहाँ पे पढ़ाते हैं बहुत आसान भाषा में पढ़ाते हैं और धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ताकि ज़्यादा बोधरेशन ना लेना पड़े और कंप्लीट कोर्स करना है और स्मूथली हमें चलना है। तो इसलिए मैं हिंदी में भी लिखते रहता हूँ। पहली बार ज्वाइन किए हैं, हाँ रागिनी शर्मा, मुझे पता चल रहा है चूँकि मैं चूँकि ऑनलाइन करता हूँ। आज सैटरडे है, नहीं तो बहुत लोग ऑनलाइन रहते हैं। एक तो सैटरडे और शादी वादी घर में बहुत लोगों के हैं, तो थोड़ा सा एब्सेंट आज होंगे, लेकिन आप चलिए कोई बात नहीं, आप हैं तो आप समझिए। हाँ हम ये बता रहे थे कि अब देखो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ देखो रामू एंड आई है, सब्जेक्ट के रूप में। अब दो है, यानी कि एक ये नाउन के रूप में है और एक ये आई क्या है, प्रोनाउन के रूप में है। यानी कि अलग अलग नाउन और प्रोनाउन अलग अलग भी अगर रहेंगे तो भी नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा, तो भी ऑब्जेक्टिव अथवा पॉजेसिव केस में नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट हमेशा यूज होता है और संबंध को बतलाने के लिए पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। शायद आपको हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि ये सब हम लोग इस पर केस पूरा चैप्टर ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ठीक है ना, इस रूल को मैं फिर से लिख देता हूँ, तत्काल आप लिखते चलिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अगर नाउन या प्रोनाउन को किसी कंजंक्शन से लिखिए। यदि यदि नाउन तथा प्रोनाउन को किसी कंजंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ने का होता है। किसी कंजंक्शन से, किसी कंजंक्शन जैसे जैसे कौन कौन सा मैं यूज कर लूँ यहाँ पे, अरे यार, जैसे एंड, जैसे और डॉट 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 लिख देता हूँ मैं, से जोड़ा जाता है, से जोड़ा जाता है, तो वे नाउन अथवा प्रोनाउन है ना, क्या क्या लिख रहा हूँ यार, वे नाउन अथवा प्रोनाउन हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, हमेशा सॉरी, नॉमिनेटिव केस में, कर्ता कारक में, नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। चलिए मैं इस चीज़ को हिंदी में ज़रूर लिख देता हूँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है हिंदी में लिखने में। ऑनलाइन क्लास में आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ से ज़्यादा पढ़ाना अच्छा होता है, पहले से आप थोड़ा कंसस रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, 11th का बैच है, तो थोड़ा टाइम लेके चलते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते, रामू एंड आई की जगह कर देते मी, गो टू कॉलेज डेली, गो टू कॉलेज डेली, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है ना। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि देखो ये मी जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और मैंने क्या लिखा है कि नॉमिनेटिव केस में ही दोनों नाउन और प्रोनाउन हमेशा यूज किए जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर मी जो लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पर आई लिखना सही है, जो ऊपर में सेंटेंस में लिखा हुआ भी है।
चलिए रूल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। 20-21 रूल पढ़ना है हमें, ठीक है ना। और इसको थोड़ा बड़ा कर लें। हम्म, चलो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ, हाँ, अब ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। इससे पहले रूल में हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, चाहे वह प्रोनाउन के रूप में हो, चाहे वह नाउन के रूप में हो, चाहे वह मिक्स हो। प्रोनाउन के रूप में रहेगा तो भी हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे, नाउन और प्रोनाउन मिल के रहेगा तो भी हम नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक का प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में थोड़ा सा इधर रफ आइडिया मैं दे दूं आपको। जैसे आई का क्या होता है, मी, और इधर अस होगा ऑब्जेक्ट वी का अस, और यू का यू ही होता है, और यू का फिर से यू ही होता है, और इधर थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट, और यहाँ पे देम। आप गौर करेंगे ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, और ये सब कौन केस में है, ओसी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो वही मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ कि किसी वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना जी। ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रयोग हो रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गए। तो आप गौर करेंगे यहाँ पे ही गेव मी ए पेन, यहाँ मी लिखा हुआ है, अगर हम इसे ऐसे लिख देते हैं ही गेव माई ए पेन, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि माई कौन सा केस में है, पॉजेसिव केस में है। माई की जगह पे अगर हम आई लिख देते हैं, जैसे ही गेव आई ए पेन, तो भी ये वाक्य गलत हो जाता, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे, नॉमिनेटिव केस में है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जगह है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। अभी तक हम लोग 2-3 रूल 4 रूल में यही पढ़े थे। अब देखिए नीचे में एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई टीच देम, ये सही है, ये सही है। अगर हम इसे ऐसा लिखें आई टीच दे, तो ये वाक्य हो जाएगा गलत। या फिर आई टीच देयर, आई टीच देयर, तो ये वाक्य भी हो जाएगा गलत। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस भी उसको आप बोल सकते हैं समझने के लिए, में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए एक पल्लवी कुमारी ऑनलाइन ज्वाइन की है, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज़। रूल नंबर 4 तक हम लोग पढ़ लिए हैं और सीधे आ जाते हैं अब हम लोग रूल नंबर 5 पे। धीरे धीरे करके हम लोग रूल को बढ़ाते चल रहे हैं और इस तरह से रूल नंबर 5 तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक ना। चलो अब ध्यान से रूल नंबर 5 के बारे में सुनते हैं, क्या लिखा हुआ यहाँ पर है। अगर देखो ध्यान से, इसको हम हिंदी में तो लिख देंगे, लेकिन पहले आप यहाँ से सेंटेंस से समझ लिया करो कि यानी ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन, देखो ये एक नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन है। यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों को अगर किसी कंजंक्शन से जोड़कर ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो भी वह ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयुक्त होगा, ना कि नॉमिनेटिव केस अथवा पॉजेसिव केस में। यानी आप गौर करेंगे, इफ जो चीज मैंने बताया उस चीज को यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ नाउन एंड प्रोनाउन, अगर नाउन और प्रोनाउन आर कंबाइंड, जुड़े हुए हों, विथ एनी कंजंक्शन, किसी कंजंक्शन से,
जैसे एंड से या और से, है ना, एंड से या और से। यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में। दीज नाउन्स, ये नाउन, एंड प्रोनाउंस और प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये सारे नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग किए जाएंगे। सीधा सा समझना है कि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, चाहे वह प्रोनाउन के रूप में हो, चाहे वह नाउन और प्रोनाउन मिल के हो, चाहे वह केवल नाउन नाउन हो, चाहे वह केवल प्रोनाउन प्रोनाउन हो। यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। बस इसी 3 रूल को हम लोग अभी यहाँ तक पढ़ते आ रहे हैं, और मैं आपको अब यहाँ पे लिख भी देता हूँ इस रूल को, ठीक है ना। जब किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में, जब किसी वाक्य के, हिंदी में भी लिख देता हूँ चूंकि ये हिंदी मीडियम का बैच है तो मुझे लिखना जरूरी होता है। जब किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन, नाउन तथा प्रोनाउन, नाउन तथा प्रोनाउन, नाउन तथा प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से जुड़े हों, किसी कंजंक्शन से जुड़े हों, किसी कंजंक्शन से जुड़े हों, तो वे नाउन और प्रोनाउन, वे नाउन और प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं। आप साथ साथ लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, किए जाते हैं। तो ये था हमारा रूल। मुझे हिंदी में लिखना पड़ रहा है, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। और आप गौर करेंगे यहाँ पे, ही इनवाइटेड रामू एंड मी। देखिए यहाँ पे रामू और मी दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर हम यहाँ पे रामू एंड आई कर देते तो ये गलत हो जाता, ठीक है ना। रामू एंड माई कर देते, माई टू लंच कर देते तो भी ये गलत हो जाता। यानी कि किसी भी हालत में ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, और इससे पिछले पेज में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया भी था, ठीक है। इसको समझने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग, समझ में आ गया है कि नहीं समझ में आया सो बताइए। अगर हम इस सेंटेंस को लिखते ही इनवाइटेड रामू एंड आई टू लंच तो ये वाक्य हो जाता गलत। अगर लिखते ही इनवाइटेड रामू एंड माई टू लंच तो भी हो जाता गलत। फिर लिखते ही इनवाइटेड रामू एंड माइन टू लंच, फिर भी ये गलत हो जाता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। चलिए रूल नंबर 6 पे आ जाते हैं अब हम। और रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना है। रूल नंबर 6 में है कि पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, इस सब का कभी भी नाउन के पहले इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं नाउन के पहले इस्तेमाल? क्योंकि वह खुद नाउन के बदले में आता है। तो पहले मैं पॉजेसिव प्रोनाउन को थोड़ा सा आपको याद करा दूं। पॉजेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, ठीक है ना, पहले वो याद दिला देते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? जैसे आप माइन लिखते हैं, माइन है ना, माइन, और इधर कौन सा हो जाएगा, आवर्स, और इधर क्या हो जाएगा फिर से, योर्स, और ये भी हो जाएंगे योर्स, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही रहता है। ये फर्स्ट पर्सन हो गए, ये सेकंड पर्सन हो गए। और उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, हिज, और उसके बाद हर्स, और उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि तब यहाँ पर हो जाएगा देयर्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं पॉजेसिव प्रोनाउन है, जिसका लिस्ट आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये सारे जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के बदले में आता है।
नाउन के बदले में, यानी नाउन के लिए आता है। तो जब नाउन के लिए आता है तो नाउन के मतलब नाउन तो खुद हो गया वो, तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ कैसे यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा प्रयोग नहीं होता है। देखिए जैसे योर्स मोबाइल इज न्यू, योर्स अ मोबाइल, एक साथ देखिए सेंटेंस गलत हो गया। ये पता है सही क्या होगा, आप अगर ये लिखते कि योर मोबाइल इज न्यू तब सही होता, योर मोबाइल इज न्यू, ये सही होता। या फिर अगर आप ये लिखते कि योर्स इज न्यू, योर्स इज न्यू, फिर ये सही होता। क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे ये चीज। लेकिन ये वाक्य गलत है। देखिए माइन पेन इज कॉस्टली, माइन पेन इज कॉस्टली, ये फिर से गलत हो गया। इसका क्या बनाते हम, इसको बनाते माई पेन इज कॉस्टली, माई पेन इज कॉस्टली। या फिर आप ऐसा भी अगर लिखा हुआ देखेंगे कि माइन इज कॉस्टली, माइन इज कॉस्टली, तो वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा, है ना, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग है। खाली बस याद ये रखना है कि किसी नाउन के पहले पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें। क्यों, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन खुद नाउन के बदले में आया हुआ है, ये खुद नाउन के बदले में आया हुआ है। तो एक नाउन ये और एक नाउन ये, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर टू सिमिलर ग्रामेटिकल फैक्ट्स आर नेवर यूज्ड, है ना, एक साथ कभी भी प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसीलिए चूंकि ये खुद नाउन के बदले में आया है, तो नाउन हुआ और ये नाउन, तो दो दो नाउन एक साथ कैसे यूज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज कर लेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, तो फिर वाक्य वो सही हो जाता है। चलिए ये समझा दिया मैंने आपको, और अब मैं इसको यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ और आप भी इसे उतार लो। है ना, जैसे लिखता हूं मैं यहाँ पे, पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, डॉट 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 दे दिए, ईटीसी दे दिए, का प्रयोग, हिंदी में लिख रहा हूं मैं अभी, का प्रयोग कभी भी किसी किसी नाउन के पहले नहीं होता है, किसी नाउन के पहले नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा रूल, हिंदी में लिखा हुआ ये रूल हो गया। मैंने बता दिया आपको ये सब एग्जाम्पल, समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसके नोट पर ध्यान देते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है ना, इसके नोट पर ध्यान देते हैं। ये देखना गौर से कि पॉजेसिव एडजेक्टिव इज एवर यूज्ड बिफोर नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो कि मैंने आपको बता दिया था, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, मैं फिर से एक एग्जांपल से आपको बता दूं, इस बात को आप यहाँ से भी सीख सकते हैं फिर से। पॉजेसिव एडजेक्टिव इज एवर यूज्ड बिफोर नाउन, जैसे अगर हम कहते हैं माई मोबाइल इज न्यू, है ना, यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले लगा है, तो इसका हम प्रयोग सही समझते हैं। यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है और प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि इसके पहले प्रोनाउन का या पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि बिना नाउन के होता है, जो कि मैं चर्चा कर चुका हूं यहाँ पे, पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड विदाउट नाउन, बिना नाउन के होता है, बिकॉज इट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, क्योंकि इसका प्रयोग नाउन के बदले में होता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, क्योंकि ये नाउन के बदले में होता है, और जब नाउन के बदले में होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह किसी भी एडजेक्टिव, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जब रहेगा तो किसी नाउन के
पहले होगा। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग बिना किसी नाउन के होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद किसी नाउन के बदले में आया होता है। ठीक है, इस पे हम चर्चा यहाँ पर भी कर चुके हैं। यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था वही चीज़ यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 7 पे आ जाते हैं अब हम फिर से। रूल नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन मे बी यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। है ना कि है ना, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है किसी सब्जेक्ट, किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और ये बात तो हम लोग पहले भी, अभी थोड़ा देर पहले भी देखे थे। आपको मैंने बताया था ना कि योर्स का प्रयोग कर सकते हैं, हर्ष का प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। जो मैंने बताया था केवल आप इसको लिख लीजिए। यानी क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन मे बी यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, यानी कि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, किसी वाक्य के किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में पॉजेसिव प्रोनाउन के प्रयोग किए जा सकते हैं, या किए जाते हैं, जो भी करेंगे। किए यहाँ में लगा हुआ है तो हम ऐसा प्रयोग लिख लेते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है ना, आप गौर करेंगे, देखिए योर्स इज न्यू कार, ये वाक्य सही है। क्यों सही है? क्योंकि योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। हर्ष क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। अगर हम लिखते यहाँ पे, अगर हम लिख दें कि योर इज अ न्यू कार, योर इज अ न्यू कार, तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी कि जब भी ये लिखना रहेगा तो इसके बाद हम कोई नाउन देंगे, यानी कि योर कार इज न्यू, आप ऐसा लिख सकते हैं। आपकी गाड़ी नई है, इसी बात को लिखना है तो ऐसा करके हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? काजल, रागिनी दो जुड़े हुए हैं। काजल समझ में आ रहा है? आप लेट ज्वाइन किए हैं। 7 रूल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 7 बजने वाला है। अब अगला रूल आपको मैं पढ़ा दूं या छोड़ दूं? रूल नंबर 8 पे चलते हैं। और रूल नंबर 8 क्या कह रहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन मे बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस। यानी किसी, जिस तरह से अभी मैंने सब्जेक्ट के रूप में पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया, उसी तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में भी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ हिंदी में, बहुत आसान है। प्रोनाउन के रूल बहुत आसान है। अगर प्रोनाउन चैप्टर पढ़े होंगे मेरे साथ तो ये चैप्टर बहुत आसान लग रहा होगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो पहले जाके उस वीडियोस को देख लीजिए, फिर ये आसान लगने लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में भी पॉजेसिव प्रोनाउन के प्रयोग किए जा सकते हैं। किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में भी पॉजेसिव प्रोनाउन के प्रयोग, पॉजेसिव प्रोनाउन के प्रयोग किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, जो भी लिखिए। ठीक है, जैसे प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। देखिए ध्यान से, ये सेंटेंस सही है, यानी कि प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। हर्स का मतलब हो गया यहाँ पे हर लाइफ। ठीक है, तो हर्स क्या चीज हो गया यहाँ पे? हर्स जो यूज हुआ है वो है पॉजेसिव
प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग भी ऑब्जेक्ट के रूप में हम कर सकते हैं। तो किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में भी पॉजेसिव प्रोनाउन के प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से रूल नंबर 8 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। 7 बज गया है, अब इसका टाइम खत्म होता है इंग्लिश का। तो ठीक है, सैटरडे है, वीकेंड है, आप भी थोड़ा एंजॉय करने के मूड में थे लगता है, इसलिए आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। जो जिन लोगों ने आज लाइव क्लास ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से आग्रह है कि आप एक बार वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि जब भी मैं ट्यूसडे को, नेक्स्ट क्लास आपका ट्यूसडे को होना है इंग्लिश का 11th का, तो सॉरी, तो जब भी मैं ट्यूसडे को क्लास लूँ रूल नंबर 9 से, तो आपको 100% समझ में आ सके। यानी कि अभी 21 रूल तक मैंने इसका टारगेट लिया है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, और मैं अगला रूल आपको, ये सब यहाँ पर बने हुए हैं, है ना, और आगे रूल को लेके मैं आपको बनाऊंगा, बताऊंगा। रूल नंबर 8 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट PDF के भी आपको मिल जाएंगे, मैं आपको स्कैन करके पेज अपलोड कर दूंगा, आप नोट अच्छे से बना लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड नाइट।